पृथ्वी का एक वास्तविक रूप है। ग्लोब वही होता है जिसको हम घुमाते हैं तो पूर्वी से पश्चिमी की ओर घूमता है। तो ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक। जय हिंद दोस्तों, सानी जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो अभी जो मैं कक्षा 6 का भूगोल कराने वाली हूँ, पीछे मैं करवाई थी, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, जो पूरा जो है परिभाषा, नोट्स, इंट्रोडक्शन सब दे चुके हैं। तो अभी जो है उसका जो अभ्यास का प्रश्न आंसर कुछ बचा हुआ है, फर्स्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न आंसर। तो इस चैप्टर का नाम ग्लोब है, अक्षांश एवं देशांतर, ग्लोब एवं अक्षांश देशांतर। तो इसमें जो है अभ्यास के प्रश्न आंसर जो भी है, तो अभी हम उसे क्लियर करेंगे, आंसर भी देंगे, आंसर के साथ साथ कुछ फिगर भी देंगे, समझाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो है सबसे पहला प्रश्न है, देखिए यहाँ पे, पृथ्वी का सही आकार क्या है। इसमें सबसे पहला जो है प्रश्न जो है, पृथ्वी का सबसे सही आकार क्या है। तो हमने पहले ही बताए थे, या पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, तो उस वीडियो में हम बता चुके हैं कि पृथ्वी का आकार क्या है। तो पृथ्वी का आकार क्या है वो वीडियो में जाके देख सकते हैं। प्रश्न हमारा जो चैप्टर में यही पूछा जा रहा है कि पृथ्वी का सही आकार क्या है। तो हम क्या लिख रखे हैं, पृथ्वी का सही आकार, तो हम अभी जवाब देंगे। तो हमारा पृथ्वी गोलाकार नहीं है। हम पहले भी बताए थे कि हमारा पृथ्वी गोलाकार नहीं है। वो कैसा है, थोड़ा सा चिपटा है। यह उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी चिपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। ये उत्तर तथा उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है, हम उस इंट्रोडक्शन में दिए हुए हैं। और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई, उभरी मतलब होता है बाहर की तरफ उभरना। जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो थोड़ी सी चपटी हो गया। चपटी मीन्स होता है यूं, थोड़ा सा चपटा, और उभरी मतलब होता है यूं 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 यूं, ऐसे कहीं उभरी। तो ये मान लीजिए ऐसे, ये वाला मोशन ये कहलाता है। तो इस तरह से तो हम क्या करेंगे, इसका जवाब हम दे चुके हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी का सही आकार एक सेब के जैसे, या सेब के जैसे के समान है। पृथ्वी का सही आकार एक सेब के समान है। क्लियर है यहाँ पे। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गई होगी। आंसर यहाँ पे जो है देख लीजिए कितना इजी है। हमारा पृथ्वी गोलाकार नहीं है, यह उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी है। ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट एग्जाम्पल में यानी शॉर्ट लाइन में दिया हुआ है, दिए हैं, यह सेब के आकार के समान का है। क्लियर है दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं, क्योंकि अभी जो है क्वेश्चन फर्स्ट में 5 पार्ट्स है। क्वेश्चन का 5 पार्ट्स है, यानी क्वेश्चन 1 में 5 क्वेश्चन है, जिसको सबको भी मैं क्लियर करूंगी। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया दोस्तों। देखिए ये पहला क्वेश्चन था, ये प्रश्न 1 और ये प्रश्न 2। तो इसमें जो है प्रश्न पूछा है कि ग्लोब क्या है। बताइए सभी, कमेंट्स में बताइए ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है, हम चैप्टर का नाम ही ग्लोब है। ग्लोब का क्या कार्य हम पीछे बता चुके हैं। तो ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक रूप है। ग्लोब क्या है समझा रही हूँ दोस्तों, समझ लीजिए। देखिए ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक रूप है। ग्लोब वही होता है जिसको हम घुमाते हैं तो पूर्वी से पश्चिमी की ओर घूमता है। तो ग्लोब लघु रूप में पृथ्वी का एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों के सही आकार को दिखाया जाता है। ठीक है दोस्तों। ये 2 क्वेश्चन जो अभी क्लियर हुआ है, और ये दोनों क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। लिख करके आप इसको समझ सकते हैं। वीडियो को आप रोक करके देख सकते हैं, और देख करके आप लिख सकते हैं, और लिख करके अपनी आंसर क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं।
तो अभी मैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ चल रही हूँ। तीसरा क्वेश्चन है अक्षांश रेखा एवं देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी दे चुकी हूँ। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर से दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है और दक्षिण से उत्तर से दक्षिण वाला जो है अक्षांश होगा। तो अभी मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, इसको रब करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, पृथ्वी के अभी क्वेश्चन जो हम करवा लिए थे 2, यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 4, 5, इसमें टोटल 7 क्वेश्चन है जिसको कराएंगे। फिर आगे का क्वेश्चन है सही और गलत टिक करना है। फिर नेक्स्ट में आएगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगी। फिर हम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन दिया है पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं। तो हम जो है पृथ्वी के कुछ वो बनवाए थे, जैसे कि बनाए थे ना वो गोला। तो पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन है, जल्दी बोलिए दोस्तों, याद कीजिए उस फिगर को जिस फिगर में हम सारे कटिबंध और सारे ताप और सारे शीतोष्ण सब लिखवा चुके हैं। फिगर में जाइएगा तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और हाँ, एक और बात, आप लोग वीडियो को अगर स्किप करके देख रहे हैं तो आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आप वीडियो को जो है स्किप कर करके देख रहे हैं तो आपको वीडियो में कोई भी प्रश्न आंसर समझ में नहीं आएगा, चाहे वीडियो कितना भी इम्पोर्टेंट क्यों ना। आपको स्किप नहीं करना है वीडियो को। अगर आप स्किप कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको समझ में ही नहीं आएगी कि वीडियो हमने देखे क्या, करे क्या, समझाए क्या। तो हम जब पृथ्वी का बढ़ाए थे गोला, जिसमें विषुवत, मकर, कर्क सारे रेखा को हमने प्रदर्शित करे थे, उसमें लिखे थे। तो उसमें हम कटिबंध में लिखे थे दोस्तों, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 कटिबंध ही तो पूछ रहा है। देखिए, ये हो जाएगा कर्क, ये भी हो जाएगा कर्क, ये हो जाएगा मकर, ये भी हो जाएगा मकर। ये तीनों कहाँ कहाँ है? तो हमको तो पता है दोस्तों कि जो ये भूमध्य रेखा जो है, जिसे विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, ये उष्ण कटिबंध में होता है। पहला मिल गया। और ये ताप और कटिबंध पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक है, तो कटिबंध पूछ रहा है। अब फिर हमको क्या, मकर कहाँ है? शीतोष्ण कटिबंध में है। सॉरी, ये कर्क शीतोष्ण में और मकर शीत कटिबंध में। तो तीनों कटिबंध देख लेते हैं। तो पहला आ गया उष्ण कटिबंध। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध का नाम बताना है, जो मैं बता रही हूँ। सुन लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट में दूसरा शीतोष्ण कटिबंध मिल गया फिगर के हिसाब से। तीसरा जो है शीत कटिबंध, ये भी फिगर के हिसाब से मिल गया होगा दोस्तों। तो हमने जो अभी पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन कौन से हैं, इसका आंसर दे रहे हैं। हमें उम्मीद करते हैं जो आप जो है इन वीडियो को देख करके आंसर क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान, हम जब कर्क रेखा में जाते हैं, ये एक ग्लोब है यानी पृथ्वी का गोला है, जिसमें कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना होता है, यानी कर्क रेखा कितने डिग्री पे चलता है, तो झुका हुआ। तो हम लिखे थे ना 23.5 डिग्री। फिगर में जाइए और समझिए, देखिए, तो वही हम बताना है। तो कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उत्तर अक्षांश, उत्तर वाला 23.5, दक्षिण वाला भी 23.5। तो यहाँ किसी एक को लिया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं दोस्तों, वीडियो में क्वेश्चन देख लेते हैं। कर्क एवं मकर रेखा के बीच ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करते? तो उष्ण कटिबंध का जो हम परिभाषा लिखाए थे पीछे वीडियो में, उस वीडियो से आप इस आंसर को तैयारी कर सकते हैं।
अगर आप उस वीडियो को देखे हैं तो इस आंसर का जवाब आसानी से दे सकते हैं और दे पाएंगे, नहीं देखे हैं तो नहीं समझ में आएगी। तो कर्क रेखा का ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त होता है? तो कर्क एवं मकर रेखा के बीच, कर्क एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य जो है वर्ष भर दोपहर के समय हमारे सिर के ऊपर, ठीक सिर के ऊपर होता है। इसीलिए इन क्षेत्रों में जो है अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। इसलिए जो है इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। ठीक है, तो सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इन क्षेत्रों में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये तीनों क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर आपको समझ में आ गई, आंसर बिल्कुल इजी लग रहा है, तो आप एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट में क्वेश्चन मैं दूंगी, अभी चैप्टर में ही है, चैप्टर में है अक्षांश एवं देशांतर में अंतर स्पष्ट करना है। तो अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है हम समझा चुके हैं दोस्तों। तो अक्षांश क्या होती है, बिल्कुल इजी है, हमको डरना नहीं है बिल्कुल, देखिए घबराना भी नहीं है। अक्षांश और देशांतर में अंतर, तो ये उत्तरी हो गया और ये हो गया दक्षिणी, थोड़ा लंबा कार हो गया, कोई नहीं अंडाकार ही होता है पृथ्वी हमारी, पृथ्वी जो है थोड़ा अंडाकार ही है। और ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पश्चिमी। अब इसमें जो अक्षांश यानी अक्षांश को दर्शाना है और देशांतर को दर्शाना है, तो देखिए उत्तरी से दक्षिण को मिलाने वाला यह एक काल्पनिक रेखा होती है, जो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा को जोड़ने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। तो हम इसका नाम दे रहे हैं देशांतर, इसका नाम हम दे दिए देशांतर। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ आंसर में क्या लिखेंगे, पहले प्रश्न लिख लेते हैं। पहले प्रश्न हम लिख लेते हैं अक्षांश एवं देशांतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करें। करना क्या है, हम दो चार्ट तैयार करेंगे ऐसे, और एक में लिखेंगे अक्षांश और दूसरे में लिखेंगे देशांतर। और अक्षांश वाले में अक्षांश को हम लिख लेंगे और देशांतर वाले में देशांतर को हम लिख लेंगे। तो अभी तो हम देशांतर को समझाए थे यहाँ पे, तो इसको हम पहले थोड़ा हटाना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो हम पहले अक्षांश को लिखेंगे। तो जब उत्तरी और दक्षिणी का काम खत्म हो गया देशांतर में, तो बचा क्या, पूर्वी और पश्चिमी बचा, यही न बचा। तो हम लिखेंगे पूर्वी से पश्चिमी, ऐसे वाला पूर्वी से पश्चिमी, यानी ग्लोब में वो काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। हम लिखेंगे ग्लोब में वो काल्पनिक रेखा जो पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाती है अक्षांश रेखा कहलाती है। अक्षांश रेखा कहलाती है। समझ गए दोस्तों। नेक्स्ट में देशांतर को लिख लेते हैं। तो देशांतर हो गया उत्तरी से दक्षिणी को मिलाने वाली वो काल्पनिक रेखा देशांतर कहलाता है। तो इसमें भी वही
वही लिखेंगे जो इसमें लिखे, सिर्फ यहाँ पे अलग हो जाएगा, दिशा अलग हो जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ग्लोब में, लिखेंगे ग्लोब में वो काल्पनिक रेखा, काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है। देशांतर रेखा कहलाता है। तो ये क्वेश्चन था 6 नंबर। 7 नंबर एक क्वेश्चन है, उसे मैं क्लियर कर लूंगी अभी। ग्लोब में वो काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है वो तो देशांतर रेखा कहलाती है। उत्तरी से दक्षिणी को मिलाने वाली रेखा देशांतर और पूर्वी से पश्चिम को मिलाने वाली रेखा अक्षांश। समझ में आ गई दोस्तों? ये बहुत इजी है, हम फिगर के माध्यम से भी समझा चुके हैं और यहाँ पे कई बार हम बोल भी चुके हैं इस आंसर को। तो उम्मीद करती हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन बच रहा है जिसे मैं अभी क्लियर करूंगी। देख लेती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है तो देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कितना इंटरेस्टिंग है और कितना अच्छा है, जिसको हम लोग बोलचाल के भाषा में भी इस्तेमाल करते हैं। हम लोग कभी न कभी अपने अपने कहानी के जरिए सुने होंगे कि जब हमारे इंडिया में जो यानी भारत में जो है सुबह होती है तो लंदन में शाम होता है, लंदन में शाम होता है तो हमारे यहाँ सुबह होता है। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में हम चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, जब हमारे भारत में शाम के 5:30 बजते हैं तो लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं, हमें बताने हैं आंसर। सबको पता होगा दोस्तों, जिन जिन को पता है कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि अगर हमारे भारत में 5:30 बज रहा है तो उस टाइम लंदन में 12 क्यों बज रहा होता है दोपहर का। कारण बताना है। जिन जिन ने ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, इन चैप्टर को, सबको पता होगा कि क्यों। तो देते हैं आंसर। भारत के ग्रीनविच, देखिए ग्रीनविच क्या होता है सबको अच्छे से पता है। भारत के ग्रीनविच पूर्व के 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है। जो हमारा जो ग्रीनविच है वो कहाँ स्थित है, तो 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है, यानी पूर्व में स्थित है, जहाँ से सूर्य उदय होता है। और ये भी पता होगा दोस्तों, सबसे पहले जो है सूर्य जो हमारे भारत में ही उदय होता है, पूर्व में ही स्थित है। भारत के ग्रीनविच कहाँ स्थित है, तो 82 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहीं से सूर्य की उदय होना शुरू हो जाता है तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट, कितना, 5 घंटा 30 मिनट आगे। कहाँ से, तो लंदन से। हमारा देखिए टाइम भी आगे है, तो लंदन के टाइम से हमारा टाइम कितना आगे, यानी 5 घंटा सूर्य पहले हमारे भारत में उदय हो जाता है। तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। इसलिए लंदन में जब दोपहर के 12 बजते हैं तो भारत में शाम के 5:30 बज रहा होता है। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, हम सबको पता है कि हमारे भारत में सबसे पहले सूर्य की उदय होता है, वो भी 82 डिग्री पूर्व में स्थित है हमारे भारत का ग्रीनविच, और ग्रीनविच से ही सूर्य की उदय होना शुरू होता है। और जब हमारे सुबह का गुड मॉर्निंग होती है तो वहाँ का क्या होता है, आफ्टरनून होता है, यानी कि वहाँ 12 बज रहा होता है। कहाँ, तो लंदन में। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा आंसर को। ये क्वेश्चन तो बहुत इंटरेस्टिंग है और इसको हम समझ करके कितना अच्छा लग रहा है कि हमारे देश में जो हमारे भारत में सबसे पहले सूर्य की उदय होती है, वो भी कितने देर पहले, ये भी हम बता दिए। तो 5 घंटा 30 मिनट जो पहले हमारे देश में भारत में जो सूर्य की उदय हो जाती है,
इसीलिए जो है भारत में जब 5:30 बजता है तो दोपहर में जो है लंदन यानी कि लंदन में जो है 12 बज रहा होता है। तो इस क्वेश्चन को अभी एक प्रश्न में 7 क्वेश्चन था, ये 7 नंबर का क्वेश्चन था जिसको हम क्लियर कर चुके हैं। नेक्स्ट में आएगा टिक करना यानी सही गलत को, नेक्स्ट में आएगा फिर से फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, खाली स्थानों को भरने वाला। तो ये दोनों क्वेश्चन को अगले पार्ट्स में करेंगे दोस्तों। तो यहीं हम वीडियो को कर रहे हैं स्टॉप। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, पढ़ाई समझ में आ रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आप लोग देख लेते हैं लेकिन ना लाइक करते हैं ना कमेंट करते हैं। देखिए दोस्तों, देखते हैं ये तो मुझे पता चल जाता है, कमेंट कीजिएगा ये भी पता चल जाएगा। आप कमेंट क्या कीजिए, लाइक क्या कीजिए, जिससे हमें समझेंगे कि आपको समझ में आई, हमारा मेहनत जो है सफल हुआ। नहीं तो लगेगा कि हम मेहनत तो करते हैं, कुछ हो तो रहा नहीं, हमारा आत्मविश्वास टूट जाएगा दोस्तों। तो जय हिंद, बाय बाय।